Hello everyone, this is Prince and welcome to my YouTube channel, The Bio Show by Prince Sir. Today we are going to start a new topic of class 11th bio, that is photosynthesis in higher plants. अब चूंकि फोटोसिंथेसिस टॉपिक है तो फोटोसिंथेसिस हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. फोटोसिंथेसिस होता क्या है, हाउ डज इट अकर. बट चूंकि ये क्लास 11th की टॉपिक है और चूंकि ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, सो फोटोसिंथेसिस जानने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है. क्या क्या ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में किस किस क्राइटेरिया में हो रहा है. क्या एक्सेस CO2 है वहां अवेलेबिलिटी या कम है, क्या ज्यादा लाइट प्रेजेंट है या कम लाइट प्रेजेंट है. ये सारे फैक्टर्स, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है, प्लांट में एडेप्टेशन कितना है क्लोरोफिल के साथ सनलाइट को अटेन करने का, दिस ऑल फैक्टर्स अल्टीमेटली अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वाटर कंटेंट कितना है. तो उन सब टॉपिक को अभी छोड़ के हम लोग डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं कि मैकेनिज्म मींस कि हाउ दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि बेसिकली दिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय टू मेन प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज लाइट फेज, या इसे ही बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, या इसे ही बोला जाता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या अनदर नेम फॉर दैट लाइट फेज इज हिल्स रिएक्शन. ये चारों पांचों नेम किसी भी कंडीशन में लर्नर्स को याद रहनी चाहिए. नेक्स्ट इज डार्क फेज, या उसे बोला जाता है केमिकल डार्क रिएक्शंस, या बोला जाता है ब्लैकमैन रिएक्शन, या बायोसिंथेटिक फेज, या कार्बन एसिमिलेशन फेज. मेनली यही दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में टेक प्लेस होता है. अब लर्नर्स में कंफ्यूजन ये होगी कि लाइट फेज इसे क्यों बोला गया है, डार्क फेज इसे क्यों बोला गया है. तो बच्चों सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि लाइट फेज मींस कि मेनली ये लाइट पे ही डिपेंडेंट होंगे. ये सारे प्लांट्स या ये वो सारे प्लांट्स जो इस प्रोसेस को करेंगे वो सारे लाइट पे ही ओनली डिपेंडेंट होंगे. दैट्स व्हाई इसका नेम भी दिया गया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. दूसरा का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी इसे बोला जाता है, या डार्क फेज बोला जाता है, जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लाइट को अटेंड नहीं करता है. इट मींस कि उसको डिपेंडेंसी नहीं है कि लाइट रहे या ना रहे. एब्सेंस में भी बना सकता है, प्रेजेंस भी बना सकता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डार्क फेज या डार्क रिएक्शन. फिर हम लोग जिस मेन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आवर लाइट रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन चूंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होएगा और ये अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट इसके लिए रिस्पांसिबल होएगा. वो और क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी केवल डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन मेनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक. बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ दो टर्म है. दैट फर्स्ट वन इज फोटो, सेकंड इज फॉस्फोराइलेशन. तो आप जानते होंगे कि फोटो मींस इट इज रिलेटेड टू सनलाइट, मींस फोटॉन्स या फोटो. तो फोटॉन्स वर्ड से आया फोटो, दैट्स व्हाई इट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट वन इज फॉस्फोराइलेशन. इट मींस कि हियर देयर विल बी आइदर ब्रेकेज और फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. इसलिए क्या यूज किया गया है, फॉस्फोराइलेशन. सो आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस कि सनलाइट के प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप का टूटना या फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फॉस्फोराइलेशन along with photo means photophosphorilation. The next one is non-cyclic photophosphorylation. अब यहाँ नाम से ही आप लोगों को क्लियर लग रहा होगा कि साइक्लिक है. इट मींस कि कहीं ना कहीं ये साइकिल जहां से शुरू होगी वहीं पे कंप्लीट होगी. ये हम लोग फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. अभी हम लोगों का मेन फोकस करना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. इट मींस कि कहीं ना कहीं इस देखने से इस टॉपिक में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साइकिल पूरा नहीं होगा. तो अब हम आते हैं अगले पे. जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है. बच्चों इसका एक और नेम दिया गया है दैट इज जेड स्कीम. अभी ये प्रूफ करेंगे कि आखिर जेड स्कीम इसे कैसा बोला गया. जेड स्कीम साइकिल से क्यों बोलते हैं. तो आप सभी जानते होंगे कि क्लोरोफिल इज द मेन साइट फॉर द रिसेप्टेंस ऑफ द सनलाइट. तो प्लांट में लीव्स में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल एक एक्सेप्टेंस होता है.
बिकॉज ये भी जानोगे कि क्लोरोफिल ए के पास मिथाइल ग्रुप होता है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में, ये किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जानना है क्योंकि ये फोटो सिस्टम है, सनलाइट इस पे आ रहा है, तो सनलाइट को हम लोगों ने डिनोट किया फोटोन से। तो इफ सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द क्लोरोफिल, तो यहाँ व्हाट हैपेंस, यहाँ ध्यान देना है कि फोटोन्स से क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट एक्सेप्ट करेगा, और ये एक्सेप्ट करके ये अपने अंदर उतनी ही एनर्जी रख पाएगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। इट मींस कि इफ देयर विल बी एक्स्ट्रा इट विल कैरी फॉरवर्ड, ये आगे किसी और को दे देगा, ये अपने पास नहीं रखेगा। तो यहां जैसे ही फोटोन से सनलाइट आएगा तो यहां पे इसमें एक्साइटमेंट होगी, पहले इसकी एनर्जी इसी में रिवॉल्व आउट होगी। इन जो इसके क्लोरोफिल ए के अलोंग विथ जो ये सारे पिगमेंट्स है बच्चों, इनका नाम है एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का काम होता है कि क्लोरोफिल ए को रिसेप्टेंस करने में मदद करेगा, दैट्स व्हाई इनका नाम होता है एसेसरी पिगमेंट्स। कहीं लिखा होगा एंटीना मॉलिक्यूल्स। तो फोटोन्स क्लोरोफिल ए पे आया, क्लोरोफिल ने एक्सेप्ट किया, ये एक्साइट होगा तो इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं इसके सराउंडिंग रेडिएट होगी, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहां से इमिट होगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही इससे ज्यादा इसके अंदर एनर्जी आएगी इट विल ट्रांसमिट इन अनदर थिंग। देन आफ्टर ये क्लोरोफिल ए से ट्रांसमिट होके 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब एक साइट है जहां पे जाके ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाते रहेंगे। अब यहाँ पे इसका नाम है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहले ही मैंने बताया है कि जो भी चीज अपने फॉर्म में है वो एक्स्ट्रा एनर्जी रखना पसंद नहीं करेगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी रखेगा नहीं। इफ दे विल नॉट स्टोर दैट एनर्जी, या वो रखना पसंद नहीं करेंगे, तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी क्या करेगा, अपने से ज्यादा एनर्जी होगी ये फर्दर ट्रांसमिट कर देंगे। तो जिस चेन के थ्रू ये ट्रांसमिशन होएगा वो चेन नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस पूरे डायग्राम को जरा ध्यान से हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे ट्रांसमिशन कर रहा है। बच्चों बहुत ध्यान देने की चीज है, इस पूरे में केवल और केवल हमें नजर आ रहा है 3 नए नाम, ये आप लोगों के लिए नया होगा, बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंटेंट एंजाइम है जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। तो इट मींस कि अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसमिट कर देगा, तो जिस चेन के थ्रू इनका ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उस चेन को बोलेंगे आइदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिटर्स भी बोल सकते हैं। मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलेंगे, या इनका एक कॉमन नेम अपने बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसमिट किया, जो गया किसके पास, प्लास्टोक्विनोन एंजाइम के पास। अब प्लास्टोक्विनोन भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर ट्रांसमिट कर देगा, बिकॉज ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, फिर ये अपना एक्स्ट्रा नहीं रखेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की वाली बात है, बिकॉज इस टॉपिक का ही नाम है फॉस्फोराइलेशन, तो अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं देखा कि कहीं फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेकेज या बॉन्ड बनना होता हो। तो यहाँ ध्यान देंगे कि एडीपी मींस एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट या एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी। इट मींस कि जब अभी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट चेन के थ्रू, तो जब प्लास्टोक्विनोन से ट्रांसमिट होगा साइटोक्रोम पे, और साइटोक्रोम से जब प्लास्टोसाइनिन पे जाएगा तो वहां पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी। देन आफ्टर प्लास्टोसाइनिन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा तो ये आगे ट्रांसमिट करेगा तो ये भाई साहब फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है, 2 चीज बच्चों ध्यान रखनी है कि पहला जो सेंटर था क्लोरोफिल का, उसके पास फोटो सिस्टम सेकेंड था, इसलिए उसको बोला गया था P680, बिकॉज ये P680 वेवलेंथ कंटेन करता है, इस सिस्टम को बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, जो P680 वेवलेंथ कंटेन करता है। फिर
ये दो इलेक्ट्रॉन हम क्या करने वाले हैं अपने पास, ये दो इलेक्ट्रॉन फर्दर एक और फोटो सिस्टम है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के पास फिर से ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा। अलोंग विद दैट चूंकि सनलाइट आ रही है तो फोटॉन्स हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट के पास फिर से आएगा। तो बच्चों वही प्रोसेस होने वाला है क्या कि यहाँ फिर से एक्साइटमेंट होगी इनके इलेक्ट्रॉन्स में, और इनका इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होएगा तो ये फिर से दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब दो इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसमिट कहाँ करेगा, तो चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये अपने पास तो रखेगा नहीं, तो फिर से ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होके जाएगा अनदर चेन के पास जिसका नेम है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दैट्स व्हाई इट इज रिटन SEA। अब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर से वही करने वाला है बच्चों जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कर रहा था कि वो एक्सेप्ट तो किया, अपने से ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में उस चीज को ये कंटेन नहीं करेगा। इट मींस कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्दर दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करने वाला है। ट्रांसमिट क्या करेगा, आगे वो फिर से कैरी आउट करेगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जिसमें केवल और केवल एक एंजाइम कंटेन कर रहा है, दैट इज फेरेडॉक्सिन। यहां तक कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होनी चाहिए। देन आफ्टर अब क्या होएगा कि फेरेडॉक्सिन में ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट वाला लाया और ये अपने पास नहीं रखेगा, ये आगे ट्रांसमिट कर देगा। अब ट्रांसमिट करेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्दर नहीं है, यहाँ पे एक एंजाइम बोल सकते हो या इसको कॉमन टर्म में बोला जाता है रिड्यूसिंग पावर। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये दो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से होते हुए किसके पास चला जाएगा, NADP प्लस के पास। अब बच्चों ध्यान देने क्या है, कहीं ना कहीं हम ध्यान क्या देंगे कि दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रिलीज हो रहा था PS2 से, वो दो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हमारे साइकिल के थ्रू मिल नहीं पा रहा है। तो जरा सा आप सोचिए कि अगर ये साइकिल कंटिन्यू हो तो क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है कि प्लांट दो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू लॉस करे। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू लॉस करेगा तो इट मींस कि फोटोसिंथेसिस तो बहुत हार्मफुल प्रोसेस है। तो प्लांट कंटिन्यूअस लॉस को रोकने के लिए एक अलग सा मैकेनिज्म करता है बच्चों, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोला जाता है बच्चों, फोटोलिसिस, या इसको कॉमन टर्म में हम लोग बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जरा आप लोग समझना कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आखिर हो कैसे रहा है, ये कहां से आया वाटर। तो जब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लांट में हो रहा है उस समय प्लांट के लिव्स में स्टोर्ड फॉर्म में वाटर पाया जा रहा है। अब वो वाटर लिव्स में पाया जा रहा है तो प्लांट क्या करेगा, चूंकि ये इसके लिए लॉसफुल प्रोसेस, ये नॉन साइक्लिक होता जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को नहीं होने देने के लिए प्लांट में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ वाटर होएगा उसको फोटोलिसिस होएगा। फोटोलिसिस होगा मींस कि वो सनलाइट, अगेन आ गया बच्चों फोटो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये H2O ब्रेक होएगा। इट मींस कि द ब्रेकेज ऑफ H2O in the presence of sunlight, then this common term is also called as photolysis of water या splitting of water। अब देखो H2O ब्रेक होगा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि H2O सर है तो H2O को OH और H में तोड़ दें, बट इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो दो हाइड्रोजन है यहाँ प्लांट क्या कर रहा है, उसे 2H प्लस में तोड़ रहा है। 2H प्लस मींस कि दो प्रोटॉन का फॉर्म, और आप जानते होंगे कि H प्लस जैसे ही आयन का फॉर्म आया इट मींस वो प्रोटॉन हो गया। अब जितने प्रोटॉन होंगे ये आप जानते हो कि उतने इलेक्ट्रॉन वहां पाए जाते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जितने प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन का होना वहां कंपलसरी हो जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से आप लोग देखिए कि दो प्रोटॉन पाया जा रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 2H प्लस और 2E माइनस पाया जा रहा है। एलोंग विद दैट अपना एक ऑक्सीजन का, अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्लांट ही रिलीज कर रहा है बाय प्रोडक्ट के रूप में, यही इसको हम लोग बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। बहुत जगह ये मिलेगा आपको नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन, ये ध्यान देना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। या बहुत जगह इसे लिखा होगा हाफ O2, बहुत जगह ये भी लिखा होगा हाफ O2, ये नेसेंट ऑक्सीजन को। तो अब ध्यान क्या देना है बच्चों, जो दो इलेक्ट्रॉन अपने पास टूटा
फोटोलिसिस के थ्रू वो अपना इस लॉस को पूरा करने चला जाएगा। किस पे? क्लोरोफिल ए के साइड पे। क्लोरोफिल ए के साइड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गया तो इसके लॉस को फुलफिल किया। अब बचा बच्चों अपने पास 2 प्रोटॉन। तो जो 2 प्रोटॉन है उसको भी कहीं ना कहीं कंज्यूम तो करना होगा प्लांट को। तो ये 2 प्रोटॉन बच्चों अब यहां जाके इस NADP के पास चला जा रहा है। अब ये NADP भाई साहब क्या कर रहे हैं? निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। NADP is getting reduced there, means कि 2 प्रोटॉन जा रहे हैं तो ये NADPH2 या NADP प्लस H प्लस में बनेगा, या ये बन सकता है NADPH प्लस। ये फॉर्म यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म होगा और यही ऑक्सीजन हम लोग बच्चों बाय प्रोडक्ट के रूप में सांस लेते हैं। इट मीन्स कि ये नॉन साइक्लिक क्यों बोला गया? क्योंकि एक बार साइकिल में पूरा नहीं हुआ तो प्लांट एक्स्ट्रा प्रोसेस किया जिसका नाम हुआ फोटोलिसिस। अब बच्चों ध्यान क्या देनी है, इसको मैंने बताया था कि जेड स्कीम क्यों बोला जा रहा है वो मैं बताऊंगा। तो इट मीन्स कि यहां आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये जेड के आकार में ये साइकिल फॉर्म हुआ। That's why this whole cycle is called as Z scheme. Okay? Any confusion? चलो अब ध्यान देनी है कि जो जो हमने शॉर्ट फॉर्म में टर्म्स लिखे उनको जानना है कि ये है क्या क्या। जैसे PEA, तो PEA बच्चों यहां कहलाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देन आफ्टर इस चेन को हम क्या बोलेंगे? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या बहुत जगह अपने को लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंटेंट होते हैं, मींस कि ये एंजाइम्स कंटेंट करता है, दैट इज PQ, PC एंड CY। तो PQ बच्चों क्या कहलाएगा? प्लास्टोक्विनोन। PC कहलाएगा प्लास्टोसाइनिन। CY कहलाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। और एक अपने पास यहां बचा था, दैट वाज FD का नाम होता है फेरेडॉक्सिन। अब बच्चों दिस ऑल वाज अबाउट दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब कुछ 2-3 मैं क्रूशियल पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम को करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या नॉर्मल आपको काम आएगा। क्या आ सकता है कि इट मींस कि ये जो साइकिल हो रहा था ये इसका लोकेशन क्या है बच्चों, कहां पाया जा रहा है? इट मींस कि द लोकेशन इज इन द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है कि नॉन साइक्लिक का लोकेशन कहां है? थैलाक्वाइड। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपना फोटोलिसिस इसमें हो रहा है वो फोटोलिसिस का साइट कहां है? तो फोटोलिसिस का साइट होता है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन में, या इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड। ओके, फिर आता है कि यहां पे जो NADP रिड्यूस हो रहा था, तो NADP जब रिड्यूस होगा इट मींस वहां रिड्यूसिंग पावर ऐड होंगे, मींस हाइड्रोजन ग्रुप ऐड होएगा। अगर H+ ग्रुप ऐड हो रहा है तो वहां पे एंजाइम क्या है? NADP रिडक्टेज। और ये पाया कहां जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाक्वाइड। तो शायद ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आप लोग समझ पाए होंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कैसा आप लोगों को लगा सेशन। ये पूरा हम लोगों जो प्रोसेस को डील किए ये पूरा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्विक एक बार रिवाइज करते हैं समरी फॉर्म में कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में बांटा गया या 2 स्टेप होता है, दैट इज लाइट फेज एंड डार्क फेज। लाइट फेज का 2-3 नेम और दिया गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन। डार्क फेज का और नाम दिया गया केमिकल डार्क रिएक्शन, बैटमैन रिएक्शन, कार्बन एसिमिलेशन फेज या बायोसिंथेटिक फेज। फिर हम लोग डिस्कस किए लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 2 पार्ट बताया गया था, दैट वाज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता क्या है, कैसे हो रहा है, इसको जेड स्कीम क्यों बोला गया। इसमें 2 साइड्स थे, दैट वाज PS1, PS2, PS1 दोनों साइड थे। फिर इस रिएक्शन में कैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, कैसे वो फोटोन को कंटेन किया, कैसे इस प्रोसेस को किया जब साइकिल नहीं पूरा हो पा रहा था। फिर प्लांट ने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया, दैट वाज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर हम लोगों ने डील किया PA क्या है, ETC क्या है, SEA क्या है, PQ क्या है, PC क्या है, FD क्या है, CY क्या है। ये सारे एंजाइम्स थे जो ETC में पाए जा रहे थे अलॉन्ग विद अदर नेम्स। फिर हम लोग लास्ट में जाने 3 मेन थिंग्स कि लोकेशन कहां हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, दैट वाज इन द थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। फिर हम लोगों ने पढ़ा फोटोलिसिस
फोटोलिसिस का साइट कहाँ था, मींस वाटर जो स्प्लिट हो रहा था वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेम पार्ट में हो रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा एनएडीपी डिटेक्टेज, मींस कि एनएडीपी जब रिड्यूस हो रहा था तो उसका साइट या वहां जो एंजाइम वर्क कर रहा था वो किस साइड पे था, डेथ वाज ऑन द साइड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेमोइड। ओके, शायद मैं इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।